और बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस दौर में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। 5वें चरण के लिए 18 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा और नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। इन सीटों पर 6 मई को वोट डाले जाने हैं और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। 6 मई को 5वें चरण में 51 सीटों पर वोटिंग है और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, राजस्थान की 12, इसके अलावा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7-7 सीटें, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान होगा। जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं उनमें रायबरेली से यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, लखनऊ संसदीय लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वहीं हजारीबाग लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से शरद यादव का नाम भी शामिल है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमेठी लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने रोड शो भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से भी नामांकन भरा है। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी 3 बार 2004, 2009 और 2014 में सांसद रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष ने अमेठी से जीत तो दर्ज की थी, लेकिन जीत का अंतर 2009 के मुकाबले काफी कम रहा। राहुल गांधी ने 2009 में जहां अमेठी से 3,70,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, वहीं 2014 के चुनाव में जीत का अंतर घटकर 1,07,000 रह गया था। 2014 में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को टिकट दिया था और इस बार भी राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी की ही चुनौती है। अमेठी में मौजूद है हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह। नवविक्रम, आज अमेठी से अपना नामांकन दाखिल किया है राहुल गांधी ने और हमने देखा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ मौजूद थी। रोड शो के जरिए समर्थकों को लुभाने की भी कोशिश की गई। 3 बार से सांसद है राहुल यहाँ से, लेकिन इस बार मुकाबला किन किन पहलुओं पर अलग नजर आ रहा है? प्रीति, अगर यहाँ अमेठी की बात करें तो मुकाबला इस बार ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा है, क्योंकि 2014 में जब स्मृति ईरानी यहाँ आई थी, बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी थी, लेकिन उस तरीके से बीजेपी गढ़ में सीन नहीं लगा पाई थी। लेकिन वोटों का अंतर काफ़ी ज़्यादा हुआ था, करीब 2 लाख कम वोट मिले थे 2009 के मुकाबले 2014 में। तो इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और साथ ही उनके पक्ष में मतदान हो। तो ऐसे में यहाँ निश्चित तौर पर मुकाबला जो है दिलचस्प होने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा अगर हम एक बात को अगर यहाँ देखें कि गांधी परिवार ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आमतौर पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी दिखाई देती हैं, कांग्रेस महासचिव बनाई गई हैं, उसके बाद से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रैलियां की हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे, साथ ही प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी मौजूद थे, उनका बेटा और बेटी। तो एक तरह से पूरे गांधी परिवार ने यहाँ अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की है। साथ ही ये दिखाया, अमेठी की जनता से अपना लगाव दिखाया है। तो ये और ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश की गई है। कार्यकर्ता इसमें काफी दिनों से लगे हुए थे। तो इस बार ये जरूर है कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई मुद्दे भी हैं। अमेठी में एक सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है कि यहाँ दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ये काफी पिछड़ा रहा है। एक हाई प्रोफाइल सीट होने के बावजूद राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी 2004 से लगातार यहां से सांसद हैं। बावजूद इसके यहां कोई खास विकास के काम नहीं हुए। जिस तरीके से हम देखते हैं दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में कई ऐसी चीजें हुई हैं, कई ऐसे विकास के काम हुए हैं, लेकिन अमेठी में वो कई चीजों में विकास के कामों में पीछे रहा है। और राहुल गांधी जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 की बात करें, यूपीए 2 की बात करें, तब भी यहां पर कोई ऐसी विशेष योजना नहीं आई जिससे कि अमेठी के लोगों का लाभ हो सके। तो इस बार
अमेठी का जो रुझान है वो थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार ने जो मौजूदा सरकार है वो उसने अपनी उपलब्धियां यहाँ लोगों के सामने गिनाई है जाके, साथ ही एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर जो पार्टी का स्टैंड रहा है कश्मीर से लेकर खासतौर पर राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा होगा। तो देखना होगा इन सब अलग अलग मुद्दों पर अमेठी की जनता किस तरह की राय देगी। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन अमेठी से दाखिल कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नविक्रम आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में कल 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। इनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4-4 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2-2 सीटें। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीट शामिल है। कई दिग्गज इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जिन पर सबकी नजरें रहेंगी उनमें महाराष्ट्र के नागपुर सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले से होगा। अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू मैदान में हैं। उनका सामना पूर्व मुख्यमंत्री नमाम तुकी से है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के अजय टमटा का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टमटा से है। जम्मू लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के रमन भल्ला से है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। बागपत लोकसभा सीट पर इस बार मौजूदा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह और एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन से आरएलडी कैंडिडेट जयंत चौधरी में सीधी लड़ाई है। उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत के बीच मुकाबला है। और पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले कल शाम चुनाव प्रचार थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान का समय अधिसूचित कर दिया है। आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा पश्चिम में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, जबकि बाहरी मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में मतदान का समय 7 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल पीड़ित इलाकों में भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चुनाव कर्मियों के 60 से ज्यादा दल सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में भेजे गए हैं। माओवाद पीड़ित 72 निर्वाचन केंद्रों में हेलीकॉप्टरों के जरिए चुनाव कर्मियों के दस्तों को भेजा गया है। पहले दौर के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीन सिंह शौरान ने। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के लिए पहले चरण की मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोग नागपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर अभी फ़िलहाल खड़े हैं, जहां से अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग मशीन्स जो है उनको भेजा जा रहा है। तमाम अधिकारी जो है आप देख पा रहे हैं कि वो मशीनें ले रहे हैं यहाँ पर, और वोटिंग मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ चल रहा है। दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। सर, आपने मशीन ले ली है? हाँ। ये क्या क्या सामान रहता है मशीन में? मशीन में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कागजात जो कुछ है सब ले लिया। सब ले लिया। तो अभी आप यहाँ से जाएंगे अपने सेंटर पे? सेंटर पे जाऊंगा, फिर वहाँ पर पूरी व्यवस्था करना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ। तो कहाँ से आप आए हैं? मैं खापरी से आया हूँ। और ड्यूटी कहाँ? ड्यूटी समाज कल्याण विभाग, जिला परिषद नागपुर। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट एड बॉक्स और सारी चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहले मॉक पोलिंग कराएंगे आप लोग? पोलिंग कराएंगे बाद में। और आप लोग को पूरा ट्रेनिंग दे दी गई है? हाँ, दे दिएगी। हाँ, ठीक है। आप बताइए सर। हाँ, बोलिए। सब तैयारियां हो गई है पूरी आप लोग? हाँ, सभी जो भी सामान लग रहा है उसमें हम मदद कर रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे पास में आती है उस तरह से हम इन्फॉर्मेशन सामने दे रहे हैं। और सभी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है,
और अब सिर्फ वोटिंग की देरी है, इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं हर वोटर, हर मतदाता की सुरक्षा के लिए, और मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, और दिव्यांग जो हैं उनके लिए भी अलग तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। अब इंतजार है कि किस तरीके से कल लोग आते हैं चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। नागपुर से कैमरामैन विनोद और मेरे सहयोगी रियासत के साथ मैं रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के सभी और ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों पर भी कल मतदान होगा और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीटों के लिए कल वोटिंग है। यहां मुख्य मुकाबला चंद्रबाबू नायडू की सत्तारूढ़ टीडीपी, जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की 57 सीटों पर भी कल मतदान होना है। अरुणाचल प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशी समान लोकप्रियता का दावा कर रहे हैं। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं सिक्किम की सभी 32 सीटों पर एक ही चरण में कल मतदान होगा। इस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री पवन कुमार चांगली की अगुवाई में सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एक बार फिर राज्य में वापसी की कोशिश में है। मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग 5 बार यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 6ठी बार मैदान में उतरे हैं, जहां उन्हें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हमरो सिक्किम पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भी कल वोटिंग है। विधानसभा की कुल 147 में से 28 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। विधानसभा चुनाव में यहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होगा। सिक्किम में लोकसभा के साथ ही विधानसभा की सभी सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रविंद्र तेलंग से चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर खास बात की। सिक्किम एक खास प्रदेश है जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। यह कठिन कार्य भी है, लेकिन एक रोचक कार्य भी। हमारे साथ है रविंद्र तेलंग, जो सिक्किम के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। तेलंग जी, किस तरीके से तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर आपको लग रहा हो कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। सिक्किम में 99 के बाद से लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही हो रहे हैं। जी। तो इस वजह से हमारी तैयारी जो है वो लगभग पिछले 1 साल से चल रही है। हाँ। और अभी आते आते हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। तो अगर ये तैयारी पूर्ण हो चुकी है तो क्या माने हम कि आपके राज्य में जो दोनों चुनाव हो रहे हैं वहाँ एक बूथ पे एक बॉक्स के अंदर कितने ईवीएम मशीन रखे जाएंगे, कितने वीवीपैट रखे जाएंगे? हमारे यहाँ हर बूथ में 2 ईवीएम तो होंगे ही। हमारे यहाँ लेकिन 51 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे हमारे 3 ईवीएम्स होंगे। 3 ईवीएम्स? जी। यहाँ पे एक खासियत है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, संघ कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें कि केवल 51 मोनेस्ट्रीज जो सिक्किम की हैं उसके रजिस्टर्ड मॉन्क्स वोट करते हैं। तो ऐसे 51 पोलिंग स्टेशन में हम लोग 3 मशीनें रखेंगे। तो उस मशीन पे केवल बुद्धिस्ट मॉन्क ही वोट करेंगे या बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का ही रखा गया है? उनकी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो जो ईवीएम रखी जाएगी उसमें केवल बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही वोट करेंगे। पार्लियामेंट्री के लिए वो नॉर्मल ईवीएम में वोट करेंगे और असेंबली के लिए वो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें वोट करेंगे। उनका कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं होगा, एक पूरे प्रदेश के वो एक बुद्धिस्ट प्रतिनिधि होगा? जी हाँ, ये इसकी खासियत यही है कि इसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। हाँ। पूरा प्रदेश ही इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है और इसकी ईवीएम्स 4 डिस्ट्रिक्ट में रहेंगी और नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन जैसा मैंने बताया 51 उसमें रहेंगी। तो सिक्किम में चुनाव की तैयारियां पूरी हैं और 11 अप्रैल का समय है जब सिक्किम के मतदाता जाएंगे, पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे। देखना यह है कि कितनी बड़ी संख्या में कितना प्रतिशत होता है वोटरों का। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ गैंगटॉक से अखिलेश सुमन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने के बाद अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं।
प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात के जूनागढ़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोटालों में एक नया घोटाला सबूतों के साथ और जुड़ गया है, वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। नोटों की गड्डियां मिल रही है, पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है। और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री दूसरी रैली दक्षिण गुजरात के आदिवासी बहुल तापी जिले के सोनगढ़ तालुका के गुनसड़ा गांव में होगी। बीजेपी ने 2014 में राज्य की 26 लोकसभा सीटों में से सभी पर जीत दर्ज की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 3 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान है। बीजेपी ने श्रीपद नाइक को उत्तर गोवा से और नरेंद्र सवाईकर को दक्षिण गोवा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए उसके उम्मीदवार शिरोडा से सुभाष शिरोडकर, मैंद्रम से दयानंद सोपटे और मापुसा से जोशुआ डिसूजा हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने कासगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का शासन लागू करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक यूपी को क्या दिया? कर्जे के अलावे कुछ नहीं दिया। 10 साल तक 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यूपी को 3,30,000 करोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 लाख करोड़ को बढ़ाकर 10,27,323 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। राजस्थान के गुर्जर नेता कर्नल बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पिछले 14 साल से राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई की है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मतदाताओं को लोकतंत्र के इस उत्सव में जोर शोर से हिस्सा लेने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने मतदान को एक पवित्र जिम्मेदारी बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मतदान की राजनीति का स्तर सुधारने, लोकतंत्र को मजबूत बनाने और देश के शानदार भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने मतदाताओं से कहा कि वो ये मौका ना चूकें, सोच विचार कर और मूल्यांकन करने के बाद मताधिकार का प्रयोग करें। उपराष्ट्रपति ने 4C का मंत्र देते हुए कहा कि कैश, कास्ट, कम्युनिटी और क्रिमिनलिटी की जगह मतदाता कैरेक्टर, कैलिबर, कॉम्पिटेंस और कंडक्ट के आधार पर नेता चुने। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि गुरुवार से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चुनाव शुरू हो रहा है और 5 हफ्तों में करीब 90 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोकसभा और कुछ विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने में करेंगे। उपराष्ट्रपति ने आजादी के बाद 1951 में हुए चुनाव से लेकर 2014 के बीच हुए चुनाव में मतदान फीसदी का जिक्र करते हुए कहा कि यह मतदान का बढ़ता आंकड़ा परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। संविधान निर्माताओं ने देश के निर्माण की जिम्मेदारी परिपक्व मतदाताओं के कंधों पर दी थी।